सपने वो नहीं होते जो रात को सोते हुए देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो रात में नींद ही नहीं आने देते। हेलो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रोहित पांडे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आ गया हूं आपके सामने मैं एक नए चैप्टर के साथ। तो दोस्तों, कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके आप मुझे ये बताने की कोशिश करें कि आपको ये एनसीईआरटी की जो नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। अगर पसंद आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होता है हमारा मोटिवेशन बनाने का काम करता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ आज का जो नया चैप्टर है उसको। तो दोस्तों, आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि यह हमारे समझ से तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों को एक एक चीज़ बिल्कुल पॉइंट करके और बढ़िया से नोट करके इसको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। ये तो बिल्कुल हकीकत बात है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि जीवन के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं, जीवन के लिए क्या क्या होना चाहिए? भूमि होनी चाहिए जिस पे हम रह सकें, जल होना चाहिए जिसको हम पी सकें, हवा होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, पृथ्वी पर मौजूद है। ये तीनों चीज़ मतलब जीवन के जो भी घटक हैं वो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए हमारे पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। यह एक बहुत ही अनोखा चीज़ है, क्योंकि किसी अन्य ग्रहों पर जीवन अभी तक खोजा नहीं जा सका है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरे है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। गैस की जो परत है जो हमारी पृथ्वी को, जैसे हमारा ये पृथ्वी हो गया, गैस की परतें हमारे पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए है और इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जहाँ पे हमें क्या क्या वायु में हमको भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें देखने को मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दूसरी गैसें पाई जाती हैं, ये इत्यादि गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। लगभग 1/3 भाग पर हमारे पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भूमंडल जिस पर हम रहते हैं हमारे पृथ्वी के चारों तरफ से घेरे हुए है वायुमंडल, और हमारे पृथ्वी पर जो 1/3 जल का भाग पाया जाता है, प्रतिशत पाया जाता है, उसको कहते हैं जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प, तीनों अवस्थाएं, जल की तीनों अवस्थाएं जल मंडल में सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। अब देखिए जीवमंडल, यहाँ पे क्या आ रहा है? जीवमंडल। जीवमंडल में क्या आते हैं? जीवमंडल में तीनों चीज़ें आ जाएंगी। हमारा भूमंडल भी आ जाएगा, हमारा जलमंडल भी आ जाएगा, हमारा वायुमंडल। इन तीनों के मिलन को ही हम क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं या जैवमंडल कहते हैं। भूमंडल क्या होता है? अब भूमंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखिए शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर। अगर हम देखें ग्रीक भाषा को अगर हम जानते हैं तो उसमें लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है बॉक्स में। तो कभी कभी ये जो छोटे छोटे चीज़ दिए होते हैं बॉक्स में वो छूट जाते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न भी उनसे बन सकते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते चलिए। चलिए भूमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं? हम भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसको हम भूमंडल कहते हैं और आप सभी जानते हैं कि भूमंडल पर हम लोग रहते हैं।
यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यह क्या होता है? यह भूपर्पटी की जो चट्टानें होती हैं और मिट्टी की जो पतली परतें होती हैं उनसे यह बना होता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला बड़ा स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी का जो सतह है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया महाद्वीप और दूसरा हो गया महासागर। ये पृथ्वी के दोनों भाग हैं। जो ठोस भाग होता है, जो बड़ा भाग होता है, स्थलीय भाग, उसको हम कहते हैं महाद्वीप, तथा जो बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। जिसमें जलाशय हमारे रहते हैं, जैसे जिसमें महासागर स्थित हैं, उसको हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर, जितने भी महासागर हैं, लगभग 5 महासागर हैं, तो जितने भी पांचों महासागर हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व मानचित्र देखिए, इसमें दिखाएंगे अभी आपको हम। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी स्थलीय भूभाग आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, जबकि जो महासागरीय भाग है वो कहीं न कहीं से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। हम सभी जानते हैं कि समुद्र जो होता है, जैसे मान लीजिए ये समुद्र हो गया, तो समुद्री जल को अगर हम लोग देखें तो समुद्री जल का जो जल स्तर है वो सभी जगह क्या होता है? समान होता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि किसी भी ऊंचाई पे हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है समुद्री स्तर से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतना किलोमीटर, इतना मीटर, ये चीज़ें आपको लिखा हुआ दिखाई दिया होगा। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग ये मानचित्र को देख लेते हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं ये 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में आप देख सकते हैं ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा एशिया है, और ये हमारा अफ्रीका है, और ये 6वां हमारा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां महाद्वीप ये हमारा है अंटार्कटिका। आप देख सकते हैं। और अगर हम देखें पांचों महासागर की अवलोकना करें तो पांचों महासागर में हमारा प्रशांत महासागर ये हो गया, ये हो गया हमारा अटलांटिक महासागर, ये हो गया आर्कटिक महासागर, ये हो गया ये प्रशांत महासागर ही है, और ये हो गया हिंद महासागर, और ये हो गया नीचे का दक्षिणी महासागर। अगर महासागरों की स्थिति को देखा जाए तो महासागर कहीं न कहीं से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन महाद्वीप हमारा जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया एकदम साइड में है। ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया एकदम साइड में है, ये टच बिल्कुल नहीं होता। अंटार्कटिका महाद्वीप को देखें तो ये भी किसी से टच नहीं होता। तो आप देख सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों को मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो बीच की लाइन जा रही है, ये जो बीच की लाइन जा रही है ये है विषुवत रेखा, और ये ऊपर की लाइन जो जा रही है ये हमारा कर्क रेखा है जो हमारे भारत से होकर गुजरती है। ये नीचे की लाइन जो है वो मकर रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है। हमारा आप देख सकते हैं कि हमारा ये अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, आप सभी जानते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। किसी किताब में 8,850 मीटर भी लिखा हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत रहा करिए। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। आप ये सब क्वेश्चन बनते हैं। मेरियाना गर्त क्या है? विश्व का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। मेरियाना गर्त की अगर गहराई की बात की जाए तो इसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे, लेकिन वास्तविकता ऐसा है।
चलिए महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका महाद्वीप। ये कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसको हम लोग अभी मानचित्र में इनकी स्थिति को देखे हैं। अगर देखा जाए, एक चीज़ और देखा जाए कि जो महाद्वीप है, महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग, अगर स्थल का बहुत बड़ा भाग हम लोग देखें तो स्थल का बहुत बड़ा भाग हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। महाद्वीप अधिकतर हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। चलिए एक एक करके हम 7 महाद्वीप को पढ़ते हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? हमारा एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में देखें तो 1/3 भाग में अकेले हमारा एशिया महाद्वीप फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे इस एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में अगर देखें तो एक यूराल पर्वत है और यह यूराल पर्वत क्या करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। अगर हम यूरोप को और प्लस एशिया को मिला दें तो इसके संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? इसके संयुक्त भाग को कहते हैं यूरेशिया। इसके संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कहा जाता है। अब फिर यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। एशिया से बहुत छोटा है। अगर यूरोप को देखें तो यूरोप हमारे एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। इधर स्थित है एशिया के पश्चिम में यह महाद्वीप यूरोप महाद्वीप स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त अगर देखें तो इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अगर देखा जाए यूरोप को तो यूरोप हमारा 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब अफ्रीका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। 0 डिग्री जो अक्षांश है हमारा, 0 डिग्री अक्षांश मतलब विषुवत रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीच से होकर जाती है। बिल्कुल बीच मध्य से होकर गुजरती है। वैसे तो हमारे अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा भी जाती है, मकर रेखा भी जाती है और विषुवत रेखा भी जाती है। लेकिन जो विषुवत रेखा है अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीच से होकर जाती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग अगर देखें तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा का रेगिस्तान अगर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान है। वो भी कहाँ है? हमारे अफ्रीका महाद्वीप में है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महाद्वीपों से घिरा हुआ है। समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी
विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी हमारे अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है। संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि कहते हैं। एक छोटा पतला रास्ता जो दो महाद्वीप को, यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है दो बड़े महाद्वीप, ये दो बड़े महाद्वीप हैं। दो बड़े महाद्वीप को अगर एक पतला रास्ता दोनों को जोड़ता है तो इसको कहते हैं स्थल संधि। अभी जल संधि क्या होता है, चैनल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को भी बताऊंगा आगे। तो जैसी ऐसी चीज़ें आती हैं उन सबको मैं डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा। अब जल संधि क्या होता है, आप देख सकते हैं पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़े जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। वहीं स्थल संधि में क्या होता है कि स्थल का दो बड़ा भाग जो एक पतले रास्ते से दोनों एक दूसरे से जुड़े हों, उसे स्थल संधि कहते हैं। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। अगर इस महाद्वीप को देखें तो उत्तरी महाद्वीप पूरी तरीके से पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? 3 महासागरों से इधर अगर देखें ये उत्तरी अमेरिका हो गया, यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इधर देखें तो अटलांटिक महाद्वीप, आई एम रियली सॉरी, अटलांटिक महासागर। अगर इधर देखें तो अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, और इधर अगर देखें नीचे साइड ये भी प्रशांत महासागर ही है, और इधर ऊपर है हमारा आर्कटिक महासागर। यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है। चलिए दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, आप बताइए। अगर देखें इसके पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम की बात करें तो इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हम अभी पढ़े हैं कि हमारे अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी कहने का मतलब ये है कि बहुत अधिक जल उसमें समाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी हमारे दक्षिणी अमेरिका में बहती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। यह चारों तरफ से समुद्रों तथा महासागरों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप, यह बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह क्या है? बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अगर दक्षिण ध्रुव की बात करें तो दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें जा ही नहीं पाती हैं। वहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचना इम्पॉसिबल है, इसलिए वहाँ पे हमेशा बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है, जहाँ वहाँ पे मानव निवास नहीं है। वहाँ पे अगर देखें तो किसी भी प्राणी का
या मानव का तो वहाँ पे संभावना बहुत कम है, स्थायी निवास मानव का वहाँ पे नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ पे 12 महीने क्या होता है, बर्फ़ की मोटी चादर जमी हुई होती है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। बहुत से देशों के क्या हैं, शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है। जैसे भारत के भी शोध केंद्र वहाँ पे स्थित है, जिसका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। ये 2 महत्वपूर्ण भारत के शोध केंद्र हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किए गए हैं। अब चलिए जलमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल है तथा 29% भाग स्थल है। इसलिए 1/3 भाग जल होने के कारण हमारी पृथ्वी नीला दिखती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल, जलवाष्प आदि सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जल हैं उनका 97% भाग कहाँ पाया जाता है, 97% भाग से भी अधिक भाग हमारे महासागरों में पाया जाता है, जो खारा होता है, जो हमारे पीने योग्य नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि पृथ्वी का 97.5 भाग, ये बिल्कुल जो दिख रहा है ये नीला भाग है, ये पीने योग्य पानी नहीं है। इसका जो स्वाद होता है बिल्कुल खारा होता है, नमकीना होता है। सिर्फ 2.5% भाग ही पीने योग्य और फ्रेश वाटर मीठा जल है। फिर भी हम लोग पानी की वैल्यू नहीं समझते हैं। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। जो खारा पानी होता है वो हम सभी जानते हैं कि हमारे उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियाँ तथा अब समझ लीजिए 2.5% में से उसमें से बर्फ की परतें और हिम नदियाँ तथा भूमिगत जल में पाया जाता है, बहुत बड़ा भाग। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अलवण मतलब फ्रेश वाटर, जो पीने योग्य होता है। बहुत कम ही % भाग होता है जो हमारे पीने योग्य पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है, अब समझ लीजिए कि हम नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए और पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। महासागर क्या होता है? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जलमंडल के क्या हैं? मुख्य भाग हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितने महासागर हैं? कुल 5 महासागर। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। यह हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां कौन कौन सी हैं? तरंगे, आप देख सकते हैं, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ये मुख्य 3 गतियां हैं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 प्रमुख महासागर हैं, जिसमें से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर हैं। ये 5 मुख्य सागर हैं। हाँ, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। प्रशांत महासागर जो है हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है और यह हमारे पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना गर्त होता है हमारे प्रशांत महासागर में स्थित है। अभी आप लोगों को मैं बताया कि 11,022 मीटर इसकी जो गहराई है ये हमारे प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। अगर प्रशांत महासागर की आकार की बात करें तो यह लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है।
चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का दिखता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। इसके पश्चिमी किनारे पर अगर देखें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित कहने का मतलब यह है कि कटी फटी है, जिसके कारण यह पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सागर है ये। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो अटलांटिक महासागर जितना व्यस्त कोई भी महासागर नहीं है। हिंद महासागर की ही एक ऐसा महासागर है, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हमारा हिंद महासागर ही है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। मतलब हमारे हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। और जो हिंद महासागर है हमारा वो त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है। दक्षिणी महासागर हमारा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको चारों तरफ से घेरे हुए है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर को देखें तो उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो यह प्रशांत महासागर से एक पतले रास्ते और छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब देखिए वायुमंडल के बारे में देखिए। वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है। हमारी जो पृथ्वी है चारों तरफ से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल कितने किलोमीटर तक? 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटते हैं। कितने परतों में? 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 मंडल हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मुख्यतः बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग होता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, अगर आयतन के अनुसार देखें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% पाया जाता है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है।
पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी हमारी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटने लगता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा घनत्व में कमी होने के कारण अपने साथ क्या ले जाते हैं, सांस लेने कठिनाई होने से ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। जीवमंडल। अब जीवमंडल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। अगर हम लोग जीवमंडल में स्थलमंडल मिला दें, जलमंडल और वायुमंडल, अगर तीनों को हम लोग अगर मिला देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, जैवमंडल हो जाता है। यह वह भाग होता है जहाँ पे जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हैं। मनुष्य तथा अन्य प्राणी जीवित रहने के लिए वो क्या है, जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत तथा पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पृथ्वी के ये तीनों मंडल जो हैं आपस में क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय तापन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है हमारी पृथ्वी पे तो हमारी पृथ्वी बहुत अत्यधिक गर्म हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। हम लोग किसी भी पृथ्वी के प्राकृतिक जो संसाधन है उसका हम लोग सीमित उपयोग करना चाहिए। उन्हें असीमित उपयोग कर उन्हें ख़त्म नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे पृथ्वी का जो संतुलन बना हुआ है वो गड़बड़ हो जाए, जिससे हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न, आप इनको देख सकते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम लिखिए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ये मंडल हो गए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, 1/3 जल होने के कारण हमारे पृथ्वी पे यह नीला दिखता है, जिसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे महाद्वीप का अधिकतर भाग हमारे उत्तरी गोलार्ध में ही है। बहुत अधिक भाग स्थल का जो है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं।
जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? आप देख लीजिए इसको। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? वो यूराल पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? पृथ्वी का स्थल मंडल का भाग जो है वो ठोस चट्टानों से बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तो दोस्तों इसी तरह हमारा ये जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल चैप्टर था ये समाप्त होता है। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, कमेंट करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच पाए। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय, जय हिंद।